अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनोवाइज। आज मेरे 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जापान, चाइना और ताइवान जैसे मुल्कों में इन्फ्लेशन कम है जबकि वेस्ट में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? सवाल नंबर 2, पूरी दुनिया में बैंक्स के साथ क्यों हो रहा है, अक्सर क्यों खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, ईसीपी ने इस किस्म की बात की कि हमारी आईएमएफ से बात हुई है और वो खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास शायद इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, हम अभी पूछेंगे अली से। स्टे ट्यून्ड। सवाल नंबर 1, अली, जापान में 2.5 है इन्फ्लेशन, चाइना में 1%, स्विट्ज़रलैंड में 2.8%, ताइवान में 2.7%, और जबकि वेस्ट में इससे कहीं ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि रमज़ान में इकोनोमाइज नहीं होना चाहिए, बंद हो जाता है ये, लेकिन हो रहा है जो गलत चीज़ है। अच्छा, एक दूसरी दफ़ा आगे होता है जब मैं कमिट कर लूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो पिछली दफ़ा मैंने कहा था अब नागा नहीं होगा। ये बात सही है। आप एक टाइगर जिंदा है, एक अली आफ्ताब जिंदा है। थैंक यू। तो उसके बाद ये कि अच्छा, अब आपका जो सवाल है, अच्छा इसमें एक्चुअली ना चीज़ समझने की है, वो समझने की चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों ना बेसिकली एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली प्रॉब्लम होता है जहाँ पर सोसाइटी में, मतलब एक इकॉनमी में, मार्केट में इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। तो वो चलती रहती है, चलती रहती है, टिल एक टाइम आता है जब वो सस्टेनेबल नहीं रहती। जब वो सस्टेनेबल नहीं रहती, फिर दो तरीके होते हैं जैसे वो फिक्स होती है। या तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और या फिर बेसिकली एसेट्स की प्राइसेस एकदम क्रैश कर जाती हैं, जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन से फिर बेसिकली होता ही है कि सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं पिछले कुछ 40-50 साल में, मतलब अगर आप वो जो जापान का राइज भी बीच में ऐड कर लें, तो वेल्थ जो है वो ग्रेजुअली जो 200-300 साल में डिस्प्रपोर्शनेटली वेस्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर गई थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कॉलोनाइजेशन की वजह से। उसका फ़्लो वापस ईस्ट की तरफ शुरू हो गया। मतलब पिछले मेरा ख्याल है को 30-40 साल का अगर हम अरसा देखें, तो शायद हमने ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ देखी है, जो मतलब रियल वेल्थ जो है वो वेस्ट से ट्रांसफ़र होके ईस्ट में आ गई है। मतलब चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, इस ये मुल्क हैं जो इनोवेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। फिर ये बेसिकली चीज़ें बनाते हैं, ये चीज़ें बना के वापस वेस्ट को बेचते हैं, दुनिया सारी को बेचते हैं, वेस्ट को भी बेचते हैं। वेस्ट ज़रा बड़ी मार्केट है, मतलब अमेरिका और ईयू मिला के कोई तकरीबन आधा साइज़ है दुनिया की मार्केट का इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो ये उनको बेचते हैं। अब होता ये है, सीधी सी बात है, अगर आप कुछ बना के किसी दूसरे को बेच रहे हैं और वो आपसे ख़रीद रहा है, तो उसके पैसे आपके पास आते जा रहे हैं। इसका मतलब उसके पास पैसे कम होते जाएंगे। अब वो पैसे कम होने का तरीका ये होता है कि ये बेसिकली फिर उन्हीं को रीफाइनेंस भी कर देते हैं, मतलब उन्हीं के बेसिकली ट्रेजरीज खरीदते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली एक तरह से ये उनको लेंड करते हैं, जिससे वो मज़ीद उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं, और इस तरह एक पूरा साइकिल चल रहा है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जिस तरह आपने बात की, चाइना में, जापान में, ताइवान में, इस तरह के मुल्कों में इन्फ्लेशन रिलेटिवली मतलब कम है, 1-2% है। दो जापान के ख्याल में 2% की इन्फ्लेशन भी उसके लिए एक मसला है, उसको 2.1 से अंडर 2 लाना चाहिए उसको। लेकिन कंपेयर करें इसको अमेरिका जो 10% के आसपास टच करके आया, ब्रिटेन 9% के आसपास है, जर्मनी 9% के आसपास है, और अभी इनको समझ नहीं आ रही, मतलब ये इंटरेस्ट रेट्स कॉन्टीन्यूसली बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन किस तरह टेम होगी। अच्छा, ये इन्फ्लेशन जो है बेसिकली ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब जो रिलेटिव वेल्थ है, जो रियल वेल्थ है इन इकोनॉमीज़ की, वो एडजस्ट होना मांगती है। मतलब वो इफ़ेक्टिवली जो है उसकी प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए। वो प्रॉपर एलोकेशन के दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि यहाँ वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस एकदम प्लमट कर जाती हैं। वो चीज़ें प्राइस इस वजह से प्लमट नहीं कर सकी बिकॉज आई थिंक समवेयर अराउंड 1987 इन्होंने हिसाब किताब लगा लिया था, और 2008 ऑनवर्ड्स तो उसको फिर बहुत मतलब रिलीजियसली फॉलो किया कि हम एसेट प्राइस को टूटना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वजह ये है कि उससे एक पूरा चेन रिएक्शन निकलता है, और वो चेन रिएक्शन जो है दैट लीड्स टू अ सीरीज ऑफ बैंकरप्सीज। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस आपका घर है, आपके घर की वैल्यू 4 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ रुपए के ऊपर आपने से 60%
का या 70% का लोन लेके कारोबार शुरू किया हुआ है, कारोबार के लिए आपने 2 करोड़ 80 लाख रुपया निकलवाया है, इसमें से अब वो 2 करोड़ 80 लाख का जो कारोबार है वो चल रहा है, वो चीज़ें बेचता है से एंग्रो को, कल को किसी वजह से एंग्रो बस्ट हो जाती है, आपके पैसे फंस जाते हैं, अब आप 2 करोड़ 80 लाख के लोन की अदायगी नहीं कर सकेंगे। जब आप 2 करोड़ 80 लाख के लोन की अदायगी नहीं कर सकेंगे तो आप का बेसिकली जो घर वाला मामला है वो बैंक ले जाएगा और उसको आने पौने में बेच देगा, तो इसकी प्राइस टूट जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो 4 करोड़ का आपने घर के ऊपर 280 का लोन लिया हुआ है, अब वो 4 करोड़ वाले घर की वैल्यू एकदम टूट के 2 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक एक्चुअली आपको उससे ज़्यादा लोन दे चुका है जितना आपके पास लोन जितना आपके घर की वैल्यू है। सो वो भी एक सीरीज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो दोनों सूरतों में एक बेसिकली चेन रिएक्शन ऑफ डिफ़ॉल्ट शुरू हो सकता है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर सकता है। सो उसी वजह से आपने देखा था कि 2008 में बेल आउट पैकेजेस भी आए, फिर मतलब इफ़ेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये कोविड के दिनों में तो तकरीबन सारी दुनिया ने इसी चीज़ को फॉलो किया और डायरेक्ट कैश डोल आउट्स किए, लोन रिस्ट्रक्चर किए, वो सब कुछ किया। अब भी बेसिकली जो है वो सो प्राइमरली पंपिंग मनी इन कॉन्टिन्यूसली 2008 ऑनवर्ड्स वो रही कि किसी तरह भी हम एसेट डिफ़ॉल्ट्स को एसेट प्राइस को टूटने से रोक सकें। अब उसका नतीजा ये निकला है, ज़ाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल हैं उन्होंने तो अपना आप असर्ट करना है। तो अब उसका ये है कि प्राइमरली अब वो दूसरी डिफ्लेशन वाली साइड से नहीं हो सका तो वो इन्फ्लेशन वाली साइड से हो रहा है। यानी बेसिकली अब हो ये रहा है कि से आपका घर है न्यूयॉर्क में है, उसकी वैल्यू पहले $1 मिलियन थी, वो अभी भी $1 मिलियन है, लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अब $1 मिलियन जो है वो खुद 900K के आसपास आ गया है अगर 10% इन्फ्लेशन का हिसाब किताब लगाएं। सो बेसिकली उसकी रियल वेल्थ उधर से टूटना शुरू हो गई है। और ये वाला मसला क्योंकि जापान, चाइना जैसे मुल्कों के साथ, ताइवान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है, इस वजह से वहाँ पर इसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं आ रहा है। मतलब वहाँ जो एसेट की वैल्यू है वो अब उसको ना टूटने की ज़रूरत है, ना ही इन्फ्लेशन बढ़ के उसकी रियल वैल्यू कम होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमें ये डिस्प्रपोर्शनेट फैक्टर नज़र आ रहा है। मतलब आप ये देख लें, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं या इवन इंडिया जैसे मुल्क जो हैं, इंडिया की भी इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास जा रही है। अक्सर मुल्क ऐसे हैं जो बेसिकली इन्फ्लेशन साइकिल को फील कर रहे हैं। रिलेटिवली जो थोड़े से इंसुलेटेड हैं वो या तो ये जो बेसिकली ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं ये हैं, या ये बेसिकली ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। और उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली इफ़ेक्टिवली मतलब जिस ये नेट बायर्स ऑफ एसेट हैं ग्लोबली कंपेयर टू के मतलब ये सो बेसिकली ये इनकी रियल वेल्थ जो है उसमें नेट इंक्रीज़ आ रही है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ नहीं आ रही है। बाकी हमारे जैसे मुल्क भी जहाँ पे मतलब पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन की प्राइमरली एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम इफ़ेक्टिवली जो है वो मतलब हमारी रियल वेल्थ एरोड करती है, बिकॉज हम दुनिया को उससे कम बेचते हैं जितना हम दुनिया से ख़रीद सकते हैं, और उसको फिर बेसिकली कभी कर्ज लेके, कभी नोट छाप के, इस तरह की चीज़ों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ेक्टिवली यही फिनोमेना है जो हर तरफ चल रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल, बैंक्स की हमें खबरें आ रही हैं और मतलब वो हमारे बैंक्स नहीं हैं, दुनिया के बैंक्स, ये क्यों डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं? वो भी बेसिकली इसी वजह से जो मतलब थोड़ा सा लिंक इसी चीज़ से है जिसका हमने पहले जिक्र किया। अब हो ये रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट ऊपर, बिकॉज वो नहीं मतलब ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही मतलब डार साहब के अलावा ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही जो है वो काबू से बाहर हो जाए। तो उस वजह से बेसिकली ये जो फेडरल रिजर्व है, ECB है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब होता ये है कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं। अब जो मैंने डिपॉजिट बैंक के पास रखा हुआ है वो एक तरह से मैंने बैंक को कर्जा दिया हुआ है और बैंक उसके ऊपर मुझे एक सर्टन रेट ऑफर कर रहा है। बैंक्स की दूसरी स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो रेट आपको ज़्यादा मिलता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब बैंक ने ये पैसे कहीं ना कहीं से पूरे करने होते हैं। अब बैंक्स ने एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया होता है जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरीज भी रखी होती हैं, वो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है और नॉर्मली हर बैंक का सबसे बड़ा चंक होता है। फिर उन्होंने को कॉरपोरेट डेट भी रखा होता है, जो बिजनेसेस को लोन देते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर वो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो
तो उससे हो ये रहा है कि जो बैंक्स का डेट है उनकी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर मतलब मतलब इसको इसको एक इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इंटरेस्ट रेट के बीच में और वैल्यू ऑफ एनी डेट सिक्योरिटी के बीच में। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो डेट सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो डेट सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो वो बैंक्स की एसेट साइड जो है वहाँ पर बड़ा सीरियस प्रेशर है। अब वो सीरियस प्रेशर में होता ही है कि अगर किसी भी बैंक के ऊपर डिपॉजिटर एकदम डिमांड उनकी बढ़ती है कि जी हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर दें, और फॉर इंस्टेंस किसी दिन या किसी हफ्ते में ज़्यादा विड्रॉल हो जाते हैं, तो बैंक्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको लिक्विडेट करें। अब अगर तो वो लिक्विडेट ना करें तो इशू नहीं है, बिकॉज किसी ना किसी टाइम पे ऑटोमेटिकली प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो लिक्विडेट करने के लिए उसको मार्केट में जाते हैं तो होता ये है कि जो उसकी बुक पे वैल्यू है उससे कम वैल्यू मिल रही है। सो यहाँ पर बेसिकली बैंक्स में होल आने शुरू हुए। एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक पहला बैंक था जिसके अंदर होल आना शुरू हुआ। क्रेडिट स्विस का मसला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, बट इस चीज़ ने उसको मज़ीद एग्जैस्परेट किया। उसके कुछ स्कैंडल्स के इशू भी थे, लाइबिलिटीज़ भी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये भी एक फैक्टर था। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात हो रही है अमेरिका के अंदर, और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वो चीज़ है जो यहाँ रुकेगी नहीं। ये एक सिस्टेमिक रिस्क है, मतलब फेडरल रिजर्व और ईसीबी बेसिकली कह ये रहे हैं कि जी ये सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, ये बेसिकली वन ऑफ इंस्टेंसेस हैं, कुछ लिमिटेड बैंक्स हैं। यही बातें जो थी जब बेयर स्टर्न कोलैप्स किया था तब भी 2008 में कही जा रही थी, लेकिन 3 महीने बाद हमने देखा कि सब कुछ मतलब सफ़ा सफाया होना शुरू हो गया था। अभी भी एक्चुअली आई थिंक मेरा जो अगर आप फंडामेंटल्स को देखें, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मजबूरी है कि उसने इंटरेस्ट रेट चढ़ाते जाने हैं, बैंक्स के पोर्टफोलियोज पे बल्क जो है वो ट्रेजरीज ही पड़ी होंगी, मतलब भले वो यूरोपियन हो भले अमेरिकन हो। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो उनकी वैल्यू नीचे आएगी, और अगर फॉर इंस्टेंस डिपॉजिटर्स का प्रेशर पड़ता है किसी भी टाइम के ऊपर कि जी हमें कैश चाहिए, आप हमारा डिपॉजिट लिक्विडेट करें या उसमें से एक सर्टन पोर्शन को लिक्विडेट करें, तो बैंक्स के पास ऑप्शन कोई नहीं होता सिवाय इसके कि वो उनको बेचें। जब वो बेचना शुरू करेंगे तो होल आने शुरू होंगे। तो अभी तो ये बेसिकली एसवीबी वगैरह आई थिंक ये मतलब अर्ली वो जिसको कहते हैं ना, ये अर्ली वार्निंग साइन है। मेरे अपने ख्याल में ये मामला मज़ीद गंभीर होगा, और ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये मतलब इन अ वे इफ़ेक्टिवली पूरी इकॉनमी में, ग्लोबल इकॉनमी में, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को ये अपनी लपेट में लेगा, और उसको एड्रेस करने के लिए तैयारियां क्या हैं ये एक देखने वाली बात होगी। मसलन मैं फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो पाकिस्तान में अनसेड रूल था, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं थी, बट स्टेट बैंक ने किसी बैंक को इस तरह डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया कि डिपॉजिटर के पैसे डूब जाएं। सो स्टेट बैंक ऑलवेज यूज टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। कोई भी बैंक हो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आपको याद होगा कि 3-4 बैंक थे जो ख़त्म हो गए, लेकिन उनके डिपॉजिटर को पैसे मिले। 2014 में फिर KSP बैंक के साथ यही इशू हुआ था। डिपॉजिटर्स के पैसे इवेंचुअली उनको जितने थे वो 2-4 महीने डिले के साथ, लेकिन उनको पूरे पैसे उनके वापस कर दिए गए थे। इस दफ़ा का चक्कर ये है कि रज़ा बाकर साहब जब एक तोहफ़ा इमरान खान साहब हमारे लिए लेके आए थे IMF से, तो रज़ा बाकर साहब ने कहा कि जी FIDC जो अमेरिका है में इंश्योरेंस है, FDIC जो है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी, उसी की तर्ज पे पाकिस्तान में भी बेसिकली जो है ये डिपॉजिट इंश्योर होंगे, और सिर्फ 5 लाख तक के जो डिपॉजिट है पर बैंक पर पर्सन उसको इंश्योरेंस मिलेगी। उससे ऊपर अगर आपका डिपॉजिट है तो वो वाइप आउट हो जाया करेगा। अच्छा, अब वो ये हुआ है कि जो मुल्क FDIC को फॉलो कर रहा है, और मतलब दहाइयों से 70-80 साल से फॉलो करता आ रहा है, वहाँ तो ये हुआ कि जब बैंक्स कोलैप्स करना शुरू किए तो गवर्नमेंट ने कहा कि FDIC अपनी जगह पे हम हर डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो उन्होंने ये चीज़ इंश्योर की, और उसी वजह से उसका जिटर उतना ख़तरनाक नहीं आया जितना वो आ सकता है। यहाँ पर उल्टा मसला है कि यहाँ पर पहले आपने एक चीज़ मतलब गलती से ठीक कर ली हुई थी, उसको भी आके वो एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी, जिसको पाकिस्तान का पता नहीं, जो सारी ज़िंदगी बाहर रहा, इमरान खान साहब आपको पता है वो ओवरसीज से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो उसको ले आए। उसने आके वो जो एक चीज़ ठीक जा रही थी उसका भी बेड़ागरक कर दिया। और इसमें मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा बेसिकली कि फ़र्ज़ किया कल को खुदा न खास्ता एक्स बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अच्छा जी, अब आपका कारोबार है, आपकी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, उसका अकाउंट उस बैंक में है। आपने आगे से किसी के 50-60 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, जो आपने उससे चीज़ें ली हुई हैं, कोई काम करवाया हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
पहली चीज़ तो ये कि आपका सारे का सारा डिपॉजिट अगर आपका वहाँ 80-90 लाख रुपया पड़ा था वो गया, 5 लाख से ऊपर की कोई इंश्योरेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एक तो सीधी सी बात कि आप घर बैठ गए, आपका ताला पड़ गया, जाहिर सी बात है अगर पैसे नहीं है तो आप आगे काम कैसे करेंगे। दूसरा, जिसके 50-60 लाख आपने देने थे वो भी डूबा आपके साथ। जब वो डूबा तो आगे उसने जिसके पैसे देने थे वो डूबा। वो फॉर इंस्टेंस किसी के घर में किराए पे है, वो किराया नहीं दे सक रहा, तो जो मालिक मकान है वो डूबा। सो ये एक पूरा चेन रिएक्शन चलना शुरू होगा अगर आप डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करेंगे, गारंटी नहीं करेंगे 100%। सो एक अभी मौका है, शायद 2-3-4 महीने हैं, उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन ये इसके लिए कुछ स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई चीज़ पाकिस्तानी बैंक के साथ आती है, जो फ्रैंकली मतलब सीधी सी बात है, मतलब आपका कोई 1.5 साल के अरसे में इंटरेस्ट रेट जो है वो दुगने से ऊपर हो गया है, बेस रेट जो है। तो अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है आपके बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर, वही प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी मिसहैप कल को खुदा न खास्ता हो सकता है। तो 3-4 महीने, 2-3 महीने जो ये विंडो है उसके अंदर स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह डिपॉजिटर्स को इंश्योर करेंगे कि वो उनका डिपॉजिट सिक्योर हो, ताकि जो ब्रॉडर इकॉनमी है उसका सिक्का, उसका सिलसिला वैसे ही चलता रहे जैसे वो चल रहा है। और सिर्फ प्राइमरली जो बैंक है जिसने इफ़ेक्टिवली मतलब जिसकी रेकलेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थी, उसके एक्विटी होल्डर्स को बिल्कुल पीनलाइज किया जाए, उसकी एक्विटी वाइप आउट की जाए अगर होती है तो बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट अगर उसको से बेल आउट देती है तो बदले में वो उसको सारे के सारी एक्विटी उठा ले, उसको रीस्ट्रक्चर करे और दोबारा निकाल के अपने पैसे पूरे कर ले, जिस तरह 2008 में यूएस में किया था। सिमिलरली जो उसकी टॉप मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है जो कुछ भी हुआ उसकी वॉच पे हुआ, उसकी गलती की वजह से हुआ, उसको निकाला जा सकता है। बट फ्रैंकली अगर एक बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसकी गारंटी स्टेट बैंक ने दी हुई है, तो मतलब मुझसे ये तवक्को रखना एज अ सिटीज़न, एज अ लेमैन, कि मैं ये सोचूं कि अच्छा यार मुझे एमसीबी में पैसे जमा कराने चाहिए या यूबीएल में, और पता नहीं इसकी बैलेंस शीट क्या, और जितनी यहाँ पे मतलब ओपेसिटी एग्जिस्ट करती है, वो बिल्कुल अनफेयर होगा। और दूसरा ये इसका नुकसान ही है कि मतलब इफ़ेक्टिवली पूरी इकॉनमी जो है वो ग्राइंड टू हॉल्ट, मतलब एल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो अभी भी 2-3 महीने हैं, 4 महीने हैं, शायद अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन अगर हो भी तो शायद ये जो 2-3 महीने हैं इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म स्टेट बैंक के एंड पे और फेडरल गवर्नमेंट के एंड पे डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब कभी खुदा न खास्ता हम ऐसे मौके पे आएँ तो ऑफ कोर्स मतलब बैंक्स की एक्विटी वाइप आउट हो, दैट्स फाइन, मैनेजमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट जो डिपॉजिटर हैं और जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो कैश साइकिल है, वो किस तरह चलना है ये ज़रूर इंश्योर होना चाहिए। अच्छा अली, आखिरी सवाल। सो इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए हैं। मेरा तो यही ख्याल था, पहले भी तज्जिया भी यही किया था मुख्तलिफ शोज़ में, कि जब तक खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह नहीं होती इलेक्शन तो नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल ये आइन की खिलाफ वर्जी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुख हुआ है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक ये भी प्ली लेने की कोशिश की कि शायद हमारे पास पैसे नहीं है, और आईएमएफ से हमारी बात हुई है और आईएमएफ हमें पैसे बचाने का कह रहा है, ये मौका नहीं है पैसे खर्चने का, इलेक्शन करवाने का। जिस पे आईएमएफ का भी बयान वापस आ गया कि जी ये इलेक्शन करवाना या ना करवाना, ये इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप लोगों ने खुद करना है। सो बहरहाल ये जो हुकूमत ने एक उज़र पेश किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल गलत बात है। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि हर बजट के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की प्रोविज़न होती है जो इलेक्शन के लिए जितने पैसे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अगर फोर्ट्रेस स्टेडियम के बाहर दीवार के गमलों पे लगनी है या मोटरवे की क्यारियों पे लगनी है तो उससे कहीं बेहतर है कि उससे इलेक्शन कराया जाए। दूसरी चीज़ फ्रैंकली यार, ये जो इलेक्शन वाला मामला है ना, मतलब इलेक्शन बेसिकली यूँ समझ लें कि पूरे के पूरे सिस्टम की ब्लड लाइन है। आप ये कर ही नहीं सकते कि बेसिकली पूरे सिस्टम में से दिल निकाल दें और उसके बाद कहें कि अच्छा हम पैरों को भी खाना खिलाएंगे और फलाने को भी करेंगे और फलाने को भी, और हम हेल्दी रहेंगे, और मतलब दिस हैज़ टू हैपन। मतलब दिस एक्चुअली इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर। अनलेस खुदा ना खास्ता को जंग शंग लग जाए, बहुत बुरे हालात हो जाएं, आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब हमें इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह मतलब हमने अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ देखी थी
कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन जो हुई थी उसके बाद हालात इस तरह के नहीं थे, 10 दिन बाद मेरा ख्याल इलेक्शन थे। तो वो फिर उस वक्त कहा गया था कि अच्छा जी हमें को महीना और दे दें, उसके अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। इतनी वेरिएंस तो फ्रैंकली जायज़ है। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके बाद सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दे दी थी, 15 अप्रैल बनती थी, उसके अंदर अंदर करवाने थे कॉन्स्टिट्यूशनली, 30 कर दी। उसमें मतलब 2-3 चीज़ें थी। एक तो सीधी सी बात, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने मतलब इस पे बहानेबाजी से काम लिया था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि रमज़ान चल रहा था, तो रमज़ान के अंदर इलेक्शन कैंपेन करना, इलेक्शन मैनेज करना, एक्टिविटी को मैनेज करना, वो एक कॉम्प्लेक्स काम होता है। मतलब हमें पता है। तो चलें जी 22-23 को रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, उसके एक हफ़्ते बाद हम इलेक्शन करा देंगे। इतनी डिविएशन इज़ फेयर, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, एवरीवन एक्सपेक्ट्स दिस। बट ये वाली चीज़ है कि जी इलेक्शन आप 8 अक्टूबर में ले गए हैं क्योंकि IMF ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे आपके पास नहीं है तो यार एक मिनट ठहरें, पंजाब हुकूमत जो है ये निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का क्या काम है कि वो सब्सिडी आटा स्कीमें शुरू करे। मतलब ये आज तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने तो चलें सब आटा स्कीम शुरू की, वो चलनी चाहिए। मतलब अगर सिंध गवर्नमेंट ये करती है, अगर बलूचिस्तान ये गवर्नमेंट ये करती है, अगर अपने मैंडेट में फेडरल गवर्नमेंट ये करती है, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसको लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि भाई तुमने सिर्फ जो बेसिक डे टू डे चीज़ें हैं वो चलानी है और मेक श्योर करना है कि 90 दिन में इलेक्शन हो और उसके बाद करा के तुम घर चले जाओ। ये उसका क्या काम है कि वो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज कर रही है। सो उस वजह से मतलब ये अनफॉर्चुनेट ही है। वो आप वाली बात सही है कि मतलब IMF को खुद कहना पड़ा। पहले वो आपको याद होगा वो इसहाक डार साहब ने वो न्यूक्लियर के बारे में इसी तरह की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बारे में इसी तरह की बात कर दी थी। वो भी अगले दिन IMF ने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी किताबें ठीक करो, अपने खाते ठीक करो, फिर हम आपको पैसे देंगे। हमने आपसे कभी ये बात नहीं की। ऐसे में जल्दी अब उन्होंने कह दिया कि IMF कह रहा है इलेक्शन ना कराएं। और इस पे मतलब ये जो कोई भी ये सोच रहा है मतलब फ्रैंकली, और मेरा अपना ख्याल है फ्रैंकली कि मतलब वो जो है ना इसमें ये सारा कुछ जो है बेसिकली ये फेडरल गवर्नमेंट, PMO और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बेसिकली ये दुर्फितनियाँ जो है ना ये इधर से ही आ रही हैं। इन्हीं का कोई मतलब हीले बहाने हैं। यार क्या होगा, ज़्यादा से इलेक्शन हार जाएंगे आप, क्या फ़र्क पड़ेगा। पिछला भी हार गए थे, गुजार लिए थे ना 5 साल, एक और हार जाएंगे 5 क्या। साल से पहले हुकूमत में भी आ गए वही वापस। कहना, एक और हार जाएंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। और मतलब इतने रोने, मतलब वो जिसको कहते हैं ना, और अभी इस चीज़ का भी कोई पता नहीं है कि आप हार जाएंगे। मतलब अगर आप फ्रैंकली इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं फिर तो आप 100% हार जाएंगे। अभी तो ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो बेसिकली आपने अपनी इन हरकतों की वजह से ही एक वन साइडेड ग्राउंड छोड़ी हुई है जहाँ एक ही प्लेयर खेल रहा है। आप हिम्मत ही नहीं कर रहे ग्राउंड में उतरने की, तो फिर आपके साथ यही होगा। तो और दूसरा ये है कि फ्रैंकली मतलब ये सब चीज़ें छोड़ के भी बाद में हम चीखते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया। जब आप खुद इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जवाब फराम करेंगे कि वो इलेक्शन जितनी मर्जी देर के लिए जिस मर्जी बहाने के ऊपर पोस्टपोन कर दें, तो आगे फिर पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम पे करवाएगा कौन। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। तो वैसे तो खैर जाहिर है ये वाहिद बहाना नहीं था हुकूमत का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी सेंसस चल रहा है, तो वो भी जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तक भी वो भी एक लफ्जी सा बहाना है फ्रैंकली। उसकी वजह ये है कि सेंसस के बारे में बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। वो ये कि एक असेंबली जिस सेंसस के तहत उसका इलेक्शन होता है, उसके बाई इलेक्शन भी उसी सेंसस के तहत होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर पंजाब का इलेक्शन पुराने सेंसस पे हो रहा है तो पंजाब में कोई सीट खाली होगी तो पुराने सेंसस पे हल्का बंदी पे बाई इलेक्शन हो जाएगा। कौमी असम्बली का इलेक्शन नए सेंसस पे होगा तो नए सेंसस की बेस पे उसका बाई इलेक्शन हो जाएगा। मतलब इसमें भी इतनी ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब ये ऐसे तो नहीं होता कि हर इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले ही सेंसस कराया जाता है और फिर इलेक्शन कराया जाता है। मतलब सेंसस अलग एक्टिविटी है, इलेक्शन अलग एक्टिविटी है। अगर आप इन दोनों को कपल कर देंगे तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन क्या रह जाएगी। मतलब सेंसस का मकसद इलेक्शन तो है ही नहीं। सेंसस तो बेसिकली गवर्नमेंट की एक सेपरेट रिकॉर्ड कीपिंग एक्सरसाइज है। उसको इसके साथ आप कैसे मिक्स कर सकते हैं। मतलब वो वही वाली बात के मतलब वो लफ्जी बहाने हैं। वो एक बहाना आई थिंक और भी था वो कि अगर 2 सूबों के इलेक्शन अलग हो जाएंगे तो फिर भाई फेडरेशन का क्या मकसद है। मतलब फेडरेशन का तो मकसद ही बेसिकली ये, आप इफेक्टिवली ये कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो असेंबली है
अगर कल वो समझती है कि जी हमें इलेक्शन करवाने हैं, ये असेंबली नहीं चल रही है हमसे, तो बलूचिस्तान के अवाम 3 साल के लिए इंतज़ार करते रहेंगे फिर कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो जहाँ पे पंजाब की अक्सरियत है वो असेंबली तोड़ेगी, तो फिर हम भी तोड़ेंगे और हमारे इलेक्शन होंगे। ऐसे तो नहीं, दुनिया में कौन, मतलब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? आप तो फिर बेसिकली वो यूनियन सिस्टम बना रहे हैं, और वो उस पर वो जो हमारे वो बाबा आइन रज़ा रब्बानी साहब जैसे लोग होते हैं, वो भी मुंह में घुंघियाँ डाल के बैठे हुए हैं। मतलब इफेक्टिवली पूरी की पूरी 18th अमेंडमेंट इस एक चीज़ से आप रोल बैक कर रहे हैं, और नारे आप मारेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, और नारे आप मारेंगे कि हम जमहूरियत ले आए मुल्क में। ये जब फैसला, मतलब जब ईसीपी ने ये पेश की रिपोर्ट, तो उसके बाद से मेरे ख्याल में कोई वर्किंग डे उस तरह से नहीं था। पहला रोज़ा आ गया, 23 मार्च आ गई, फिर सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया। मंडे यानी कि कल शायद बंदयाल साहब इस पे बैठेंगे। तो वो मतलब जो इंतज़ामी मामलात हैं, जैसे कहा गया कि जी दहशतगर्दी का मसला है मुल्क में, तो मुल्क में तो अगर मुल्क में दहशतगर्दी खत्म नहीं होती तो इलेक्शन नहीं कराएंगे। एग्जैक्टली तो ये मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर तक नहीं गए, ये इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गए जब तक सुलह नहीं होती। ये फिर तो 2008 के इलेक्शन क्यों हुए थे फिर? उससे ज़्यादा बुरी दहशतगर्दी तो नहीं थी। 2013 के इलेक्शन क्यों हुए थे फिर? उससे ज़्यादा बुरी दहशतगर्दी तो नहीं है आज। मेरा सवाल यही है कि ये जो इंतज़ामी मामलात हैं, इन पे आई डोंट नो, शायद चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कह तो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसमें सेंसस शामिल है, जिसमें और चीज़ें शामिल हैं, असेंबलियाँ अलहदा हों या इकट्ठी उनके इलेक्शंस हों, इस तरह के इंतज़ामी मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक पैसों वाला मामला है, क्या सीजे साहब कह सकते हैं कि हमसे डैम फंड वापस ले लें और इनसे इलेक्शन करवा दें? बहुत ज़्यादा शुक्रिया अली, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अपने सवालात भेजते रहिए, और इंशाल्लाह हम रोज़ों में भी ब्रेक नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।